पूर्णिया आजकल बिहार के चुनाव का केंद्र बनता जा रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? क्यों पीएम मोदी यहां पर आकर के चुनावी सभा करते हैं? क्यों जो राहुल गांधी हैं वो वोटर अधिकार यात्रा यहां पर लेकर के आते हैं? क्यों चिराग पासवान वहां पर चुनावी सभा करने का ऐलान कर देते हैं? क्यों प्रियंका गांधी वहां पर आकर के 26 सितंबर को चुनावी सभा करने वाली है? तो आखिरकार ऐसा क्या है पूर्णिया में? क्या पप्पू यादव इसकी वजह है, या फिर ये सीमांचल की राजधानी बनता जा रहा है? आखिरकार ऐसी क्या बात है पूर्णिया में जिसका मोह जो तमाम नेता हैं उस पर बराबर बना हुआ है? खास करके अगर हम एनडीए की बात करें तो पीएम मोदी का यहाँ आना और यहाँ पर चिराग पासवान का आना आखिर संकेत क्या दे रहे हैं? क्या है वो समीकरण जो सभी दलों के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर खींच कर ला रहा है? तो इसके बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से पूर्णिया आजकल बिहार चुनाव का केंद्र बना हुआ है, उससे ये बात तो समझ में आ गई कि जरूर कुछ ऐसा तो है। क्या यहाँ पर जो 7 विधानसभा की सीटें हैं वो वजह है, या फिर पूर्णिया को केंद्र बना करके कुल 24 विधानसभा सीटें जो पूरे सीमांचल के क्षेत्र में फैले हुए हैं तो उस पर निशाना साधा जा रहा है? पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं, पूर्णिया में सभा करते हैं, यहाँ से 40,000 करोड़ की सौगात देते हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट अब यहाँ से फंक्शनल हो गया और मंच पर पप्पू यादव भी नजर आते हैं, मोदी के कान में कानाफूसी करते नजर आते हैं। तो आखिरकार ये गणित क्या है? यहाँ पर वो कौन सी खिचड़ी पक रही है? तो जिस तरीके से ये पूरा जोड़ घटाव गुणा भाग चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक गणित का हिसाब लगाया जा रहा है, वो संकेत दे रहा है कुल 24 सीटों की ओर। जी हाँ, 24 सीट जो कि सीमांचल के इलाके में आता है। पूर्णिया में वो 7 सीटें हैं, अररिया में 6 सीटें हैं, कटिहार में 7 सीटें हैं और किशनगंज में 4 सीट हैं। तो कुल 24 सीट है जिस पर नजर रहती है पूर्णिया के बहाने। और पूर्णिया का जो सबसे दिलचस्प एंगल है वो ये है कि पूर्णिया ही वो इलाका है जहां पर अल्पसंख्यक बाकी के 3 जिले के मुकाबले कम हैं। जहां पूर्णिया में 40% मुस्लिम आबादी है, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो किशनगंज में है, वो 68% है। कटिहार में भी 45% है, अररिया में 43% है। तो कुल मिलाकर के पूर्णिया में ऐसा लगता है, हो सकता है बीजेपी को ऐसा लगता हो कि अगर इसको साध लिया तो बाकी के जिले भी सध जाएंगे। क्योंकि पिछले रिकॉर्ड की बात कर लें, अगर हम 2020 की बात कर लें तो उसमें से कुल 11 जगहों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से 8 उम्मीदवार इनके जीत गए थे। तो उम्मीदवार जीत जरूर गए, लेकिन किशनगंज में ये खाता नहीं खोल पाए। यानी कि किशनगंज जहां पर 68% मुस्लिमों की आबादी है, वहां पर ये खाता अभी तक खोल नहीं पाए हैं। 2005 से अभी तक की बात कर ली जाए तो अगर सबसे अच्छे प्रदर्शन की बात की जाए तो इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में था, जब इन्होंने 16 अपने उम्मीदवार को उतारे थे और 13 इनके जीत गए थे। तो ये उतार चढ़ाव यहाँ पर चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन ये मानना होगा कि जब ये जेडीयू से नज़दीकी बनाते हैं, जब उनके साथ गठबंधन करते हैं, तो ये जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पर इनका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़िया हो जाता है। और अगर हम बात ये कर लें कि अब इस बार चिराग पासवान भी साथ में हैं, तो जो पिछड़ी जाति की बात कर लें, अति पिछड़े की बात कर लें, महादलित की बात कर लें, तो उनकी तादाद भी अच्छी खासी है इस पूरे पूर्वांचल इलाके में। यानी कि हिंदुओं का जो वोट है वो इन जो चारों इलाके में है वो अल्पसंख्यकों से कम जरूर है। अगर हम केवल किशनगंज की बात करें, बाकी जगहों पर ज़्यादा है, लेकिन जो ध्रुवीकरण होता है मुस्लिम आबादी का, तो वो ध्रुवीकरण के कारण जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई नजर आती है।
लेकिन इस बार ज़्यादा इसलिए उम्मीद जताई जा रही है, ज़्यादा संभावना इसलिए एनडीए को लग रहा है क्योंकि इस बार मुस्लिम वोट में बिखराव देखने को मिल रहा है। बिखराव कहाँ पे दिख रहा है? तो बिखराव दिख रहा है जन स्वराज पार्टी में, बिखराव दिख रहा है आरजेडी में, बिखराव दिख रहा है एआईएमआईएम में। यानी कि ये तीनों दल ऐसे हैं जो अब मुस्लिमों का हितैषी होने की बात कर रहे हैं कि हम जो हमारी पार्टी है वो मुस्लिमों की हितैषी पार्टी है। तो ऐसे में एनडीए को उम्मीद ये मिल रही है कि हो सकता है कि ये तीन दल जो हैं वो मुस्लिमों की आबादी को बांट लें, और बांटने के बाद हो सकता है कि ये जो दूसरे जो हिंदू वाले हैं, जो दूसरे वोटर्स हैं, जो मुस्लिम आबादी के अलावा जो वोटर्स हैं, वो किसी तरीके से एकजुट होकर के अगर एनडीए के खाते में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान भी अपना दांव चल रहे हैं। चिराग पासवान क्या दांव चल रहे हैं कि वो ये मानते हैं, ये मान के बैठे हैं कि मेरे खाते में भी मुस्लिमों का वोट नहीं आना है, क्योंकि वो एक तो वो एनडीए में है और दूसरा खुद को उन्होंने संकट मोचन हनुमान की संज्ञा दी हुई है कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटर्स इनके खेमे में आएंगे, इसकी संभावना दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि फिर 21 तारीख को क्यों ये यहाँ पर नवसंकल्प रैली करने वाले हैं? क्या चिराग पासवान अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? तो नहीं, चिराग पासवान यहाँ पर एक खास रणनीति के तहत आ रहे हैं और उनका काम यहाँ पर होगा अति पिछड़े और महादलित के वोट बैंक को एकजुट करना। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जीतन राम मांझी भी आते हुए नजर आए, क्योंकि इस बार एनडीए किसी अलग अलग पार्टी के तौर पर नजर नहीं आने वाला है, बल्कि इनका एक तो संयुक्त मैनिफेस्टो होगा, कोई अलग अलग पार्टी का अलग अलग मैनिफेस्टो नहीं होगा, और दूसरा इनके जो चुनाव प्रभारी होंगे वो भी किसी अलग अलग पार्टी के नहीं होंगे। हर जगह पर एनडीए का चुनाव प्रभारी होगा, यानी कि संयुक्त चुनाव प्रभारी होगा। और इसके अलावा हर जगह पर संयुक्त तरीके से जो बूथ पर काम करने वाले लोग होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, वो संयुक्त होंगे, किसी खास पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। साथ ही जो सम्मेलन भी किए जाएंगे वो संयुक्त सम्मेलन किए जाएंगे हर जगह पर। यानी कि एनडीए ये अब मान करके ये गठबंधन चल रहा है कि हम हर जगह पर जहाँ भी हम चुनावी सभा करें या फिर जहाँ पर चुनावी अभियान चलाएं, रैली करें, रोड शो करें, तो वहाँ पर एनडीए बिल्कुल एकजुट नजर आए। तो भले ही यहाँ पर चिराग पासवान हो सकता है अपने उम्मीदवार ना उतारें, हो सकता है कि जीतन राम मांझी अपने उम्मीदवार ना उतारें, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा अपने उम्मीदवार ना उतारें, हो सकता है कि नीतीश या मोदी दोनों में से कोई एक उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनके फेवर में चुनावी सभा ये सब मिल करके करेंगे। और सबको लक्ष्य यही दिया गया है, चाहे सवर्ण जाति हो, चाहे बैकवर्ड हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, महादलित हो, सबको एकजुट करने की जिम्मेदारी इन तमाम दलों को दी गई है। क्योंकि आरजेडी तो एमवाई फैक्टर लेकर के चलती है कि मुस्लिम और यादव मिलकर के हमें जिताएंगे। एआईएमआईएम की बात कर लें तो वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, यानी कि उनका वोट बैंक पूरी ही तरीके से मुस्लिम का है। और जो जन स्वराज पार्टी की बात कर लें तो वो तो ये दावा करती है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे वो एआईएमआईएम ही क्यों ना हो, वो केवल मुसलमानों का इस्तेमाल करती आई है। और एआईएमआईएम हर तरीके से बाहर की पार्टी है, वो यहाँ पर सरकार नहीं बनाने जा रही है, यहाँ पे उनके 5-6 उम्मीदवार जीत जाए यही बड़ी बात होती है। तो जन स्वराज पार्टी और आरजेडी दोनों मिलकर के ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके पार्टी में आए, ताकि अगर हम सरकार बनाएंगे तो उनको उचित उसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो 3 ध्रुवों में बढ़ती हुई दिख रही है मुस्लिम वोट, तो इसका फायदा उठाने की कोशिश एनडीए वाले कर रहे हैं कि एकजुट अगर हो जाते हैं कि चलिए हम ये मान लेते हैं कि 40% मुस्लिम समुदाय का वोट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 40% वोट, अगर हम केवल पूर्णिया की बात कर रहे हैं तो 40% वोट जो है वो कुल मिलाकर के केवल एआईएमआईएम के खाते में चले जाए, या फिर आरजेडी के खाते में चला जाए, या फिर जन स्वराज पार्टी के खाते में चला जाए। ऐसा तो नहीं होगा। तो बाकी के जो 60% हैं, जो हिंदू वोट कह लें जिसे, यानी कि जो गैर मुस्लिम वोट हैं, तो जो गैर मुस्लिम वोट हैं अगर वो एकजुट होकर के अगर 60% में से
35-40% वोट भी किसी खास पार्टी को मिल जाए, यानी कि बीजेपी को मिल जाए, जेडीयू को मिल जाए, एलजेपी को मिल जाए, हमको मिल जाए या आरएलपी को मिल जाए, तो किसी को भी अगर वो मिलता है, आरएलएम को मिल जाता है, तो ये मान करके चल रहे हैं एनडीए के लोग कि अगर मुझे 35-40% भी हिंदुओं का वोट मिल जाता है तो हमारी जीत वहाँ पर पक्की हो जाएगी। तो यही वजह है कि जो इलाका बिल्कुल अछूता रहा है, जो किशनगंज का इलाका है, वहाँ पर अभी तक 2005 से लेकर के अभी 2025 तक, यानी पिछले 20 साल में अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो उनके लिए तो बिल्कुल सूखा ही रहा है। वहाँ पर इनका कोई भी उम्मीदवार अभी तक जीत कर नहीं आया है। तो हो सकता है कि बीजेपी वहाँ से परहेज ही रखे और वहाँ पर जेडीयू का कोई उम्मीदवार उतार दिया जाए, एलजेपी का कोई उम्मीदवार उतार दिया जाए, या हम का उम्मीदवार उतार दिया जाए। कोई भी घटक दल ऐसा हो सकता है जो कि वहाँ से चुनाव लड़े और जोड़ तोड़ की राजनीति करके किसी भी तरीके से वहाँ से सीट निकाल ले। अब इसी सोच के साथ में प्रियंका गांधी भी यहाँ आना चाह रही हैं, क्योंकि पिछले 35 साल से कांग्रेस के लिए बिहार की सियासत में कुछ खास तैयार हो नहीं पाया, कुछ खास मिल नहीं पाया है। तो प्रियंका गांधी भी यही चाहती हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर मुस्लिम वर्ग को एकजुट कर लिया जाए और जो सवर्ण वोट बैंक, जो खास करके ब्राह्मणों की बात कर लें, तो वो एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के खाते में पहले से जाता रहा है। यानी 35 साल पहले जो परिदृश्य था उसमें सवर्ण वोट पर कांग्रेस का अधिकार हुआ करता था। तो इस बार कोशिश ये कर रही है कांग्रेस पार्टी कि जहां पर उन्हें आरजेडी के माध्यम से सीट मिल जाती है, अगर किशनगंज में सीट मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादा जोर जो महागठबंधन के तमाम पार्टी है वो यही चाह रही है कि उन्हें किशनगंज से सीट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे एनडीए से टकराव होने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 68% आबादी मुस्लिमों की है। तो ये चाहते हैं कि भाई हमें अगर सीट मिल रहा है तो किशनगंज से मिल जाए, ताकि वहाँ पर हम आराम से जीत जाए। लेकिन उसका केंद्र क्या होगा? उसका केंद्र होगा पूर्णिया। यानी पूर्णिया से ही वो जो तमाम सीमांचल इलाके हैं उनको गाइड किया जा सकता है, वहाँ पर संदेश भेजा जा सकता है। तो प्रियंका गांधी भी इसी सोच के साथ यहाँ पहुँच रही है कि ये पूर्णिया में आकर के हम ये जो चारों ज़िले हैं उस पर एक तरीके से आसपास के इलाकों में भी जाकर के वहाँ के मतदाताओं को भी प्रभावित करें। और साथ ही प्रियंका के साथ एडेड एडवांटेज ये है कि वो महिला है, तो वो चाहेंगी कि अगर हिंदू में से पूरा वोट बैंक नहीं आता है तो कम से कम अगर महिलाओं का वोट बैंक आ जाए, जो कि नीतीश कुमार का एक मजबूत फैक्टर है, तो अगर महिलाओं के वोट बैंक को खींचने में कामयाब रहते हैं और मुस्लिम आबादी इनके साथ जुड़ जाता है और यादव आरजेडी के कारण कांग्रेस को वोट दे देते हैं यादव समुदाय के लोग, तो कुल मिलाकर के ये विनिंग फैक्टर साबित हो सकता है। तो एक यही वजह है जो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, और ख़ास करके पूर्णिया में वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूर्णिया को आपने साध लिया तो हो सकता है पूरे सीमांचल को आप साध लेंगे, और यही समीकरण है जो बड़े बड़े नेताओं को अपनी ओर खींच रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।